वेलकम टू बैंकिंग पॉइंट एकेडमी। हर कोई चाहता है कि जब भी वो इंग्लिश में बोले वो एकदम फ्लो में बोले। फ्लो जैसे कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। नेटिव लैंग्वेज मतलब जो आपकी मदर टंग है, जो आप भाषा में बात करते हैं, जैसे कि हिंदी में, बंगाली में, जो भी आपकी भाषा जिसमें आप बात करते हैं बिना अटके, वैसे ही इंग्लिश में फ्लुएंसी के साथ बात करें। उसके लिए आज मैं आपके साथ 4 यूज़फुल टेक्निक शेयर करूँगी जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। और अगर इन टेक्निक्स को आप सिंसेरली फॉलो करते हैं तो आई कैन गारंटी यू यू कैन श्योरली स्पीक इंग्लिश। तो बने रहिए एंड तक टू लर्न दोज यूज़फुल टेक्निक्स टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो आइए आज की टेक्निक शुरू करें। हमारी पहली टेक्निक है स्टॉप गैदरिंग ऑल रॉन्ग इनपुट। जी हाँ, मतलब जब आप इनपुट ही गलत लेंगे तो आउटपुट तो गलत ही होगा ना। यही है पहली टेक्निक। समझते हैं। इनपुट से मतलब है ग्रामर रूल से, जिसमें आप समझते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए बेसिक ग्रामर रूल सही पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम गलती ही सीखने के टाइम करते हैं। जो भी लोग अभी बिगनर्स लेवल पे हैं, जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कुछ रूल्स ग्रामर में फिक्स होते हैं, लेकिन कुछ बातें रूल से ज़्यादा कंसेप्चुअल होती हैं। जैसे कि टेंसेस स्ट्रक्चर हर टेंस का अलग होता है, उसके लिए अलग रूल होता है। लेकिन गलती होती है यूसेज में। कहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करना है, हम गलती अक्सर वहीं पे करते हैं। टेंसेस को इस तरीके से मत सीखिए कि ता है तो प्रेजेंट टेंस है, किया था लिया था है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। नहीं, ये तरीका गलत है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस समझाया जाता है कि ये एक सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए या उसका पहचान का क्या तरीका है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वहाँ यूज़ होता है जो आपकी वर्तमान में आदत है उसके बारे में बताए सेंटेंस, या किसी फैक्ट्स को बताने के लिए, या कोई सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट में। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम गलती कैसे करते हैं। अंडरस्टैंड द ग्रामर रूल। जब आप इंग्लिश सीखते हैं, अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं, आप इंग्लिश सीखते हैं, तो सबसे पहले आप सीखते हैं कि इंग्लिश में मुझे, तुम्हें, उसे, इसे क्या बोलते हैं। नाउन, प्रोनाउन, आप इनके बारे में सीखते हैं। जब आप ये सीखते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि वर्ब को इनके साथ में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इंग्लिश नहीं सही से बोल पाने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप जो है सेंटेंस में ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, और किस सब्जेक्ट के साथ में, किस नाउन प्रोनाउन के साथ में वर्ब को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। या अगर आप प्रेपोजिशन सीख रहे हैं तो आप ठीक से उनका रेफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी प्रेपोजिशन को कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के रूल फिक्स्ड होते हैं, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। तो उनको सही से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रेपोजिशन गलत तरीके से यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन जो है पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज करके रख देता है। अगर आप मे की जगह के बोल देंगे हिंदी में, तो पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में प्रपोजिशंस होते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीबडी नोज और नो दैट शी लाइज अ लॉट। अब इसमें जो एवरीबडी है वो एक सिंगुलर नाउन है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि प्लूरल नाउन कौन सा है, सिंगुलर नाउन कौन सा है। प्लूरल नाउन के साथ में आप वर्ब के साथ में कोई चेंज नहीं करते हैं, जबकि सिंगुलर नाउन के साथ में आप वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किन वर्ब्स के साथ में आप एस लगाते हैं और किन के साथ में आप ई एस लगाते हैं। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ उन वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें एवरीबडी क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ में आप यहाँ पे लगाएंगे नोज़। तो ये सेंटेंस बनेगा एवरीबडी नोज दैट शी लाइज अ लॉट। आगे देखते हैं। आई लिव इन एट ग्रेटर कैलाश
इन एट दिल्ली। अब इसमें क्या आएगा, देखिए आपने प्रपोजिशन समझा। प्रपोजिशन में आपने समझा होगा कि जब हम किसी बड़ी जगह का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे इन लगाते हैं, और किसी स्पेसिफिक जगह का यूज़ करते हैं या किसी छोटी जगह के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम एट लगाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी जगह कौन सी है, यहाँ पे बड़ी जगह है, यहाँ पे बड़ी जगह जो है वो है दिल्ली। इसमें बड़ी जगह है दिल्ली, और ग्रेटर कैलाश जो है छोटी जगह है, क्योंकि ग्रेटर कैलाश दिल्ली का पार्ट है, दिल्ली के अंदर एक जगह है, इसलिए ये आएगा आई लिव एट ग्रेटर कैलाश इन दिल्ली। तो ये आप कैसे पता लगा पाएंगे, जब आपको प्रेपोजिशन का सही रेफरेंस पता होगा। इसलिए मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रही हूँ कि रेफरेंस पता होना ग्रामर में बहुत ज़रूरी है। और प्रेपोजिशन तो ऐसे हैं कि इनके रूल जो है फिक्स होते हैं, लेकिन अगर इनके रेफरेंस को आप ठीक से नहीं समझते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। आगे देखते हैं, राइट यूसेज ऑफ टेंसेस। टेंसेस को किस तरीके से आप ठीक से यूज़ करें, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट नेक्स्ट वीक, या आई विल गो टू विजिट माई आंट नेक्स्ट वीक। अब इसमें से कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, दोनों का मतलब तो एक ही है कि मैं नेक्स्ट वीक जो है अपनी आंट से मिलने जा रही हूँ। अब यहाँ पे जा रही हूँ, नेक्स्ट वीक क्या बात कर रहे हैं आप, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर की बात करने के लिए तो आपने समझा था टेंसेस में कि आप विल का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे जो सही स्ट्रक्चर है वो है पहले वाला, आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट नेक्स्ट वीक। क्यों, क्योंकि गोइंग टू हम तब लगाते हैं जब हमने किसी भी प्लान को पहले से सोचा होता है, हमारा जो प्री प्लान होता है हम वहाँ पे गोइंग टू लगाते हैं। और विल हम तब लगाएंगे जब हमने कोई इंस्टेंट डिसीजन लिया हो। तो यहाँ पे वहीं रेफरेंस की बात आ जाती है। अगर आपको ठीक से रेफरेंस नहीं पता होगा तो आप गलती करेंगे, आप बोलेंगे आई विल गो टू विजिट माई आंट नेक्स्ट वीक, क्योंकि आपने तो यही समझा है कि अगर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम विल लगाएंगे। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव मेल्ड यू द रिपोर्ट यस्टरडे, और आई मेल्ड यू द रिपोर्ट यस्टरडे। अब इसमें कौन सा ठीक होगा, इसमें हमारा सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो ठीक होगा। वो इसलिए ठीक होगा क्योंकि जो यस्टरडे है ये एक समय को बता रहा है। तो जब भी समय की बात आती है तो आप वहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे परफेक्ट टेंस को नहीं यूज़ करते। ना ही पास्ट परफेक्ट को यूज़ किया जाएगा, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ किया जाएगा। इसकी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई हुई है, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, उनके क्या यूसेजेस हैं। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, आपको इसमें जो डिफरेंस होता है, जो आपको कन्फ्यूजन होती है, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो ये थी हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या रेफरेंस है, विजुलाइज कीजिए, तभी सही से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है, यहाँ गलती हुई तो आगे भी गलती ही होगी। इन टेक्निक है स्टॉप ट्रांसलेटिंग योर नेटिव लैंग्वेज। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पहले हम बात को अपनी मदर टंग में सोचते हैं, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इतने में तो समय ही निकल जाता है और हम कुछ बोल ही नहीं पाते। ट्रांसलेशन भी गलत तरीका है स्पोकन इंग्लिश में। मान लीजिए जब कोई आपसे इंग्लिश में कुछ पूछता है या हिंदी में ही कुछ पूछता है तो आपको उसको तुरंत जवाब देना होता है। इंग्लिश में बातचीत हो तो भी तुरंत रिप्लाई करना होता है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपके रिप्लाई का इंतज़ार करेगा। इसलिए अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझने की बजाय इंग्लिश में सोचें। बड़ा अजीब है, इंग्लिश में कैसे सोचें? बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि ये सब माइंड गेम होती है। आपके ब्रेन को आदत है हिंदी में सोचने की, जिसे ब्रेन ट्रेनिंग बोलते हैं। क्योंकि हम उसी माहौल में रहते हैं तो वैसी ही आदत पड़ जाती है। ब्रेन ट्रेनिंग कि टोटली आपकी माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को क्या आदत डालते हैं। आप अच्छा लिख लेते हैं लेकिन बोलने में डरते हैं या बहुत समय लगाते हैं, उसकी यही वजह है कि आप
अपनी भाषा को माइंड में ट्रांसलेट करते हैं, और जो कि सबसे गलत तरीका है। ट्रांसलेशन के बजाय उस इंग्लिश में सोचिए। मैं मानती हूँ काफ़ी समय लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। इसमें समय लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। आइए कुछ तरीके देखते हैं, कुछ टेक्निक्स देखते हैं कि आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। पहला तरीका है ब्रेन ट्रेनिंग के लिए एक्सटेम्पोर और जैम फॉर 60 सेकेंड्स। मतलब बिना तैयारी के किसी टॉपिक के ऊपर कुछ बोलना। बिना तैयारी के आप कोई टॉपिक ले लीजिए, कोई वर्ड ले लीजिए और 60 सेकेंड्स के लिए उसके ऊपर बोलिए। मान लीजिए वर्ड रेस ही ले लीजिए, आप उसके ऊपर 60 सेकेंड्स बोलिए। इससे क्या होगा कि आपको ट्रांसलेशन का समय नहीं मिलेगा। इससे आपको आदत पड़ेगी बिना ट्रांसलेट किए बोलने की, और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी बिना ट्रांसलेट किए हुए बोलने की। इससे आपकी ब्रेन ट्रेनिंग होगी, आपकी ब्रेन को भी आदत पड़ेगी कि बिना ट्रांसलेट किए हुए मुझे इस टॉपिक पे बोलना है। उसके बाद में थिंक योर प्लान्स और होल डे एक्शन इन इंग्लिश। मान लीजिए अब एक्सेम्परी आप नहीं कर रहे हैं, आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप फ्री हैं, जब आप खाली समय पे हैं, तो आप जो है आज आपके साथ जो जो घटित हुआ, जो जो भी आपके साथ हुआ, उसको इंग्लिश में सोचिए, कहानी बनाइए कि सुबह से लेके अब तक जो है आपके साथ क्या क्या हुआ, उसको इंग्लिश में खुद से बोलिए। या कल आप क्या क्या करेंगे, एक्शन प्लान आपका कल कल क्या होगा, उसको जो है आप इंग्लिश में बोलिए। नहीं तो आप कोई मूवी देखते हैं, उसको सोचिए, उसको जो है दिमाग में उसको विजुलाइज कीजिए, या तो उसकी स्टोरी जो है इंग्लिश में बोलिए। ये तरीका जो है, इससे भी आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं इंग्लिश में सोचने के लिए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ विजुलाइज करते हैं तो वो अपने आप ही आपके मुंह से निकलती है। तो अगर आप कोई स्टोरी सोच रहे हैं तो वो अपने आप ही आप उसको बोल पाएंगे। जो थर्ड टेक्निक है वो है लर्न वोकेबलरी विद रेफरेंसेस विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। जब भी आप कोई भी वोकेबलरी देखते हैं, कोई भी शब्द देखते हैं, तो सिर्फ उसका हिंदी मीनिंग या जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है उसमें उसको मत समझिए, उसका रेफरेंस समझिए कि इंग्लिश में इस चीज़ को हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। उसके सिनोनिम्स को देखिए और फिर खुद से एक दो जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाइए उस वोकेबलरी वर्ड को लेके। इससे क्या होता है, जब आप खुद से सेंटेंस बनाते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि इस वर्ड को किस तरीके से इंग्लिश में यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ उन वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन भी समझिए, क्योंकि गलत प्रोनाउंसिएशन से आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी। चौथी टेक्निक की तरफ, हमारी फोर्थ टेक्निक, फीड योर माइंड ऑल द इंग्लिश कंटेंट। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक, आप इंग्लिश कंटेंट को जितना हो सके उतना देखिए, इससे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी। दूसरा आता है इसमें ईयर ट्रेनिंग। जब इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश सुनना भी तो पड़ेगा। जी हाँ, इंग्लिश को समझना भी तो पड़ेगा। इसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़ देखिए, इंग्लिश शोज़ देखिए या मूवीज़ देखिए, कम से कम 1 घंटे के लिए। वो भी आपको काफ़ी अच्छा गाइड करती है इस लैंग्वेज को समझने में। आप वोकेबलरी वर्ड सीखते हैं, टेंस एक्चुअल रेफरेंस सीखते हैं, और ओवरऑल जो है ये आपकी पर्सनालिटी को और निखारती है। लेकिन ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एंड में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बिना कॉन्फिडेंस की लाइफ में कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है। आपको नॉलेज होती है लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कॉन्फिडेंस। तो बिना डरे बोलने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, थोड़ा गलत बोल देंगे, लेकिन एक बार बोल देंगे तो अगली बार बोलने की हिम्मत अपने आप आ जाएगी, और प्रैक्टिस से तो कोई भी आदत को सुधारा जा सकता है। तो इन टेक्निक्स को बस 1 मंथ के लिए यूज़ करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फ़ायदा हुआ या नहीं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।